जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, आप फर्स्ट वाली जो 9 PM वाली मीटिंग है आपने वो ज्वाइन की है? आप दोबारा करें जरा। देखें, मैंने उसको स्टार्ट ही आप किया है तो आप जितनी दफा मर्जी पहले
ओए अल्लाह के बंदो यार, मुझे कसम से 70 मैसेज 5 मिनट के अंदर अंदर, 70 मैसेज। मैंने आपको जो लिंक शेयर होता है, जो भी कोई लिंक जूम का है, जब तक होस्ट कोई मीटिंग स्टार्ट करेगा ही नहीं, वो मीटिंग कैसे चलेगी। तो वो टाइम तो उसके ऊपर 9 बजे का था, लेकिन जो मीटिंग थी वो मैंने स्टार्ट ही 9:06 पे की है जब, तो वो कैसे मतलब कि मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो इस वजह से मीटिंग स्टार्ट नहीं थी हुई, क्योंकि उसको मैंने ही स्टार्ट नहीं था किया। तो काइंडली आप थोड़ा सा ना वेट कर लिया करो। जो भी आपकी मीटिंग है, असल में सर आते हैं 9:15 के राउंड अबाउट। तो मैं जो है 9 बजे इसलिए कर लेता हूँ कि जब तक सर ने आना है तब तक हम लोग सारे जो है ना वो मतलब जो पार्टिसिपेंट्स के इकट्ठे होने में और ये सारा जो टाइम अगर जो जाया होता है वो जाया ना हो, हम लोग जो है ना सर को सही तरीके से अप्लाई कर सकें। तो ये मकसद होता है। अब कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि जनाब वार्म अप हो आपने जाए। कनाडा का नंबर दिया हुआ है, कोई मुझे कह रहा है कि आपने अमेरिका का टाइम दिया हुआ है। आपको एक लिंक मीटिंग का मिल गया है, बस आप उस मीटिंग से उस लिंक से ज्वाइन करें बस। ये वो नहीं है, उसका बाबा के सामने कर दो। लेकिन सर भी आ गए हैं। देखो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? अच्छा, आज कोई थे ना तो मेरे पास जा रही, तो जहाँ पे अम्मी बैठी होती मैं आई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ज्वाइन हो गए हुए हैं, जैसे ही बस वो स्टार्ट करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी। 3 मेन चीज़ें होंगी जी जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सबको मेरी आवाज़ आ रही है जी? ठीक है जी। अ, थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है या आज का जो लेसन है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपको मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं बिल्कुल आसान अंदाज में आपको चीज़ें समझा दूँ और कुछ प्रैक्टिकल लिंक्स भी आपको देने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप इसको समझेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग को आपने दोबारा देख लेना है जी। और एक हमने कोशिश करनी है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आप मुझे कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े जो हैं वो टेक्निकल हैं। तो अगर साथ ही साथ क्वेश्चन पूछते रहे ना तो फिर इनको हैंडल करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉपिक तो हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स का। सबसे पहले जब आपके टेबल्स में रिलेशनशिप होते हैं तो उनके ऊपर हमें जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं उनमें से डाटा को हासिल करने के लिए। अगर हम सेट थ्योरी के मुताबिक देखें तो जॉइंट्स जो हैं ये यूनियंस और इंटरसेक्शन की बुनियाद के ऊपर होते हैं। ये दो ऑपरेशन है हमारे पास, यूनियन और इंटरसेक्शन, जो आपने सेट के अंदर पढ़े हुए हैं। ये उसी की बुनियाद के ऊपर ये दो ऑपरेशन जो है ना वो होते हैं। वॉइस क्लियर और ओके का मैसेज लिखें जी ताकि मैं इसको स्टार्ट करूं। ये जितनी चीज़ मैंने इंट्रो दिया था ये सारा एक किस्म का डेमो था।
अब आप मुझे, चूंकि मेरे पास जो है वो नज़र आ रहा है मुझे, जो ग्रीन सिग्नल है कि जी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ओके है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जॉइंस को, इसके लिए जो मैंने सबसे अच्छा सोर्स ढूंढा है जी वो ये लिंक है। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी, क्योंकि नोट्स के अंदर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। करते हैं जी हम सर आपके माइक में डिस्टॉर्शन बड़ी SQL आ के रही है। अंदर। जी अब बताएं जी। जी अब ठीक है सर। डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। जी अब बताएं। सर ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा कि आवाज़ में डिस्टॉर्शन है या नहीं है जी। सर आपकी आवाज में कभी कभार पता नहीं कोई चीज हिलने की कोई डिस्टॉर्शन आती है। कि कोई डिस्टॉर्शन होनी चाहिए जी। जी ठीक अब है। ठीक है सर, अब ठीक है। अब जब भी होगी ना तो लंबी सारी डिस्टॉर्शन होगी और फिर उस वक्त बता दीजिएगा, ठीक है। तो उस वक्त मैं स्विच कर लूंगा दूसरे साउंड कार्ड के ऊपर जी, ठीक है। 100% क्लियर होनी चाहिए जी। अब मुझे तो यहाँ से सिंबल आ रहा है कि जी आवाज़ बिल्कुल ओके है जी, अब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। जी सर ठीक है जी। बिल्कुल ओके है। ओके जी। PPSC 1 2 3 जो हैं इनको जरा गाइड करें, इनको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं जी ज्वाइन को। सबसे पहले ये देखें जी, ज्वाइन को हम SQL के अंदर ज्वाइन क्लास के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। और इसकी बहुत सारी इकसाम है ज्वाइन की। इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, ये किस तरह से काम करते हैं इस चीज को हमने जो है ना वो समझना है जी। फर्ज करें जी हमारे पास, अपने वेब कैम वगैरह बंद कर लें जी जो भी आपने, ठीक है जी। फर्ज करें जी हमारे पास ये एक टेबल है और इसको आप देखें जी कि अगर आप ज्वाइन अकेला लगाते हैं और उसमें कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते तो वो इनर ज्वाइन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट सर्व किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जी, आपके पास एक टेबल है कस्टमर का और एक टेबल है ऑर्डर का, और आपने इसके ऊपर सबसे पॉपुलर ज्वाइन लगाया है जिसे इनर ज्वाइन कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप देख लें, ये आपके पास कस्टमर का टेबल है और ये आपके पास ऑर्डर का टेबल है। इस टेबल को जरा आप ध्यान से देख लें, ठीक है। अब इसमें पहली बात, दो चार चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं जी। ये टेबल है कस्टमर का, तो इसमें कस्टमर आईडी जो है 1 2 3 है, तो ये प्राइमरी की है। इस टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी जो है ये प्राइमरी की है, और इसमें कस्टमर आईडी जो है ये एज अ फॉरेन की जो है वो इस्तेमाल यूज हो रही है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर सजेशन। ये हमारे पास फॉरेन की है और यही फॉरेन की जो है वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसको आप देखें जी कि पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, फॉरेन की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। फॉरेन की किसी भी टेबल में इस्तेमाल होने वाला ऐसा फील्ड होता है जो किसी दूसरे टेबल में बतौर प्राइमरी की इस्तेमाल हो रहा होता है, और इस टेबल में उसे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जी ऑर्डर नंबर 10,308 किस कस्टमर ने दिया है, आप इस दो को देखेंगे और इस दो की बुनियाद पे कस्टमर पे जाएंगे और वहां से रीड कर सकते हैं कि इस कस्टमर का नाम जो है वो एना है, और इसका एड्रेस भी हमें मिल जाएगा और इसका कंट्री भी हमें मिल जाएगा। अब ज्वाइन यही काम करता है बेसिकली, जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त इसी किस्म का काम जो है वो इसके ऊपर किया जाता है। जरा देखिएगा जी ज्वाइन किस तरह से काम करेगा। ये हमने एक क्वेरी लगाई, फिलहाल आप इस क्वेरी को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, अभी आप इसको नहीं समझेंगे। जिनको थोड़ी बहुत समझ है वो बेशक इसको अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन चूंकि अभी मैंने पढ़ाना है क्वेरीज के बारे में तो लिहाजा इसको फिलहाल आप इग्नोर करेंगे। आप सिर्फ ये समझें कि दो टेबल और उनके ऊपर हमने लगाया है इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन से जो रिजल्ट हमें मिलता है
वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है कि वो रिकॉर्ड्स आपको नजर आएंगे जो कि वहां पर कॉमन है। ठीक है जी, जो दोनों में रिकॉर्ड कॉमन है वो आपको नजर आएंगे। देखें जी यहाँ पे 10,000, ये देखें जी, ऑर्डर आईडी आपको चाहिए, ये आपने मेंशन किया, कस्टमर नेम चाहिए और ऑर्डर डेट चाहिए। ये 3 चीजें आई जी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट। किस पे चाहिए जी? आपने एक इनर जॉइन लगाया है ऑर्डर के कस्टमर आईडी पे और कस्टमर के कस्टमर आईडी पे। अब जरा ऊपर जाकर आप देखें जी, ऑर्डर के अंदर हमारे पास ये है, देखें 1038,237 और 77 ये कस्टमर आईडी है, और ये कस्टमर के अंदर जो टेबल मौजूद हैं इन्हीं के साथ ये रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएगा जी। 10,308 है, तो जो जो चीजें इसके अंदर कॉमन हैं वो हमें नजर आएंगी जी। इसको रन करके देख लें आप, ये आपने रन किया तो वो तमाम रिकॉर्ड्स आपको नजर आएंगे जिन लोगों के रिकॉर्ड जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। कोई भी कस्टमर जो जो कॉमन होंगे दोनों में, यानी ऐसा कस्टमर आईडी जो कि उधर भी मौजूद है और उधर भी मौजूद है। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि आपने इंटरसेक्शन ले ली है इनकी। ठीक है, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना कि ओनली कॉमन एट जो होते हैं मेंबर्स या एलिमेंट्स वही आते हैं, जो नॉन कॉमन मेंबर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते। ये हमारे पास है जी जॉइन, जो इनर जॉइन होता है जी। ठीक है जी, यहां तक इसका कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए जी। अब ये एक इतनी जबरदस्त कह लें आपके डायग्राम है ना कि यहीं से हमारा सारा लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है। हम सारे सेट थ्योरी को समझते हैं, सारे वेन डायग्राम्स को समझते हैं, तो आप यहाँ पर ही देखें तो आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और इसीलिए मैंने इस वेब पेज का जो है ना वो इंतखाब किया है। इनर जॉइन रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ। आप देखें ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो मैचिंग एरिया है वो ये है। लिहाजा इनर जॉइन से सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो दोनों टेबल्स में कॉमन होंगे। और कॉमन किस बुनियाद पे? जिसके ऊपर आपने वो की लगाई है, और डेफिनेटली वो एक प्राइमरी की और फॉरेन की ही हो सकती है। समझ आ गई बात की? यहां से मुझे ओके का मैसेज नहीं जी सारे। ओके जी, ये तो कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब टेबल हो या ना हो ये सारी बातें बात की हैं जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये इनर जॉइन है, और उसके बाद आप जाके देखें जी आउटर जॉइन। ठीक है जी, आउटर जॉइन यानी इनर जॉइन तो है ही है ना, तो इसके साथ साथ आप हम यहाँ पर जाते हैं गूगल के अंदर और यहाँ जाके हम लिखते हैं जी आउटर जॉइन। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी इमेज देखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर नजर आएगा जी कि आउटर जॉइन जो है ये हमारे पास क्या है। आउटर जॉइन जो होता है ना जी, ये 3 किस्म का होता है। नंबर 1 बात तो ये है कि जो आउटर जॉइन होगा, आउटर जॉइन के अंदर कॉमन रिकॉर्ड ही नहीं आएंगे। यानी इनर जॉइन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन आएंगे, और आउटर जॉइन में कॉमन भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे। ठीक है जी, अब वो किस तरतीब से आएंगे उसके लिए आपके पास 3 इकसाम है। ठीक है जी, जरा ध्यान से सुन लें। अगर आप लेफ्ट आउटर जॉइन लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जो टेबल लेफ्ट टेबल है उसके सारे कॉमन और अनकॉमन आएंगे, और राइट टेबल के सिर्फ और सिर्फ कॉमन आएंगे। ठीक है जी, बहुत क्लियर डायग्राम है ये, बहुत ही क्लियर, आप देख सकते हैं जी यहाँ। उसके बाद राइट आउटर में भी वही सिचुएशन है। सबसे पहले तो इनर और आउटर को आप जरा ना समझ लें, ये डायग्राम और भी वाजे है कि इनर में सिर्फ कॉमन आएंगे जो कि एक नेचुरल ज्वाइन है। अगर आप एक ज्वाइन लगाते हैं इनर नहीं भी मेंशन करते तो इसका मतलब है इनर ज्वाइन। समझ आ रही है? ये बात भी आपने ज़हन में रख लेनी है।
अगर आप सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन लगाते हो और कोई मेंशन नहीं करते इनर आउटर, तो इट इज एन इनर ज्वाइन, और मतलब इसका ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन आएंगे। इनर के उल्टा आ गया जी आउटर ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ कॉमन नहीं आएंगे, कॉमन भी आएंगे और नॉन कॉमन भी आएंगे। ये मिसाल है इसकी फुल आउटर ज्वाइन की। जो फुल आउटर ज्वाइन है असल में यही आउटर ज्वाइन है, ठीक है। अब इसकी भी समझ आनी चाहिए आपको, इनर ज्वाइन और उसके बाद आउटर ज्वाइन। लिखने का तरीका इसका कोई नहीं है, लिखने का तरीका क्वेरी के अंदर सिंपल यही है। आप देख सकते हैं कि फुल आउटर ज्वाइन में भी आपने उसी तरह की क्वेरी लिखनी है। सिंपल आपने यहां पर देखिएगा, जहां पर आपने इनर का लफ्ज लिखा हुआ था ना, वहां पर आपने सिर्फ फुल आउटर का लफ्ज लिख दिया, तो ये जो है ये इन आउटर ज्वाइन जो है ना ये बन गया, ठीक है। ओके जी, अब यहां तक बताएं जी, इनर ज्वाइन भी क्लियर हो गया और आउटर ज्वाइन भी जो है ना वो क्लियर हो गया। जो क्वेरी का सिंटैक्स है, इसमें आउटर ज्वाइन के लिए आप आउटर ज्वाइन लिखेंगे, इनर ज्वाइन के लिए आप इनर ज्वाइन लिखेंगे, आउटर के लिए आपको फुल आउटर लगा। अब आउटर की आगे हैं 3 इकसाम, आउटर की 2 इकसाम है मजीद जी। एक को आप कह देते हैं फुल आउटर, जिसका मतलब है आउटर। एक है लेफ्ट आउटर के, इसमें लेफ्ट टेबल यानी टेबल ए जिसके ऊपर आप ज्वाइन लगा रहे हैं। अब जरा इसका मतलब क्या है, जंक्शन टेबल का राफिया बिल्कुल इसमें जिक्र ना करें फिलहाल, ठीक है ना जी। हम ज्वाइन ऑन 2 टेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जंक्शन के ऊपर भी 100% यही रूल लगता है, बिल्कुल यही रूल लगता है, लेकिन मैं बाद में समझाता हूं आपको। अब जरा समझें जी कि ये हमारे पास लेफ्ट और राइट क्या है जी, ठीक है जी। अब आउटर का भी पता चल गया, इनर का भी पता चल गया। अब आ जाए लेफ्ट के ऊपर, और लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है ये देखेंगे। ये आपने 2 टेबल लगाए हैं जी, इसमें आपने लिखा है जी कि सिलेक्ट कस्टमर, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, तो ये आपका लेफ्ट टेबल है, ठीक है। और जब आप लिख रहे हैं जो पहले है फुल आउटर ज्वाइन ऑन लुक एट कस्टमर आईडी, ये आपका लेफ्ट टेबल है। आउटर डॉट कस्टमर आईडी, ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, ये आपका राइट टेबल है। अब इसका मतलब क्या है फुल आउटर का, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो सारे के सारे आपके पास आएंगे, चाहे वो कॉमन है और चाहे वो नॉन कॉमन है। अगर आप इसको लेफ्ट ज्वाइन कर लेते हो, सबसे पहले तो इसमें क्वेरी में जो चेंज आएगी वो ये है कि आपके पास लफ्ज लेफ्ट ज्वाइन लिखा जाएगा, उसके बाद कस्टमर का टेबल आपका लेफ्ट है, ऑर्डर का टेबल आपका राइट है। अगर आपने ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इधर लिख दिया, कस्टमर डॉट ऑर्डर आईडी इधर लिख दिया, तो रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है इसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, और ऑर्डर में से सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होंगे। ये पिक्चर बता रही है और ये वेन डायग्राम आपको क्लियर कर रही है लेफ्ट के साथ और इसी तरह राइट के साथ। सिर्फ फर्क जो समझ नहीं आता आमतौर पे वो ये नहीं आता कि लेफ्ट टेबल कौन सा है और राइट टेबल हमारे पास एक ज्वाइन में कौन सा है। यहां तक बताएं जी सारे लोग। ओके जी, ये तो हो गए जो सिंपल टाइप्स हैं हमारे पास, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की तीनों इकसाम। अब आ जाएं जी जरा कुछ और भी हैं, ये देखें जी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास है इनर ज्वाइन है, ये राइट ज्वाइन है, और ये कौन सा ज्वाइन है जी, ठीक है। अब ये ज्वाइन जो है ये बेसिकली राइट ज्वाइन है, गौर से देखिएगा, ये राइट ज्वाइन है लेकिन इसमें वेयर क्लास को यूज किया गया है। ये हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है लेकिन इसके अंदर वेयर क्लास को यूज किया गया है। ये हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है, इसमें कोई वेयर क्लास यूज नहीं की गई। ये भी हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन है और इसके अंदर वेयर क्लास को हमने यूज किया है। और ये भी हमारे पास आउटर ज्वाइन है और इसके अंदर हमने वेयर क्लास को, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, वेयर क्लास को हमने यूज नहीं किया। मेन टाइप्स हमारे पास वही हैं जो 4 हैं, और उसके बाद आपके पास ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर आप, ये एक्स्ट्रा सिचुएशंस हैं जी
जहां पर हम क्या करते हैं कि हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जहां पर बी जो टेबल है, यानी ये टेबल लेफ्ट है और ये बी है, हम कह देते हैं कि बी की वैल्यू नल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिकॉर्ड तो जरूर उठा के लाओ जो ए में कॉमन अनकॉमन है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बी में हैं ही नहीं उनको ना लेकर आओ। तो उस सूरत में हमारे पास ये बन जाता है। आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, ये कंफ्यूज कर देंगे आपको, लेकिन चूंकि ये मौजूद हैं तो कहीं आप ये ना समझिएगा कि सर ने हमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया। हमारे पास जो असल चीज है वो इनर है, फुल आउटर है, लेफ्ट है और ये हमारे पास राइट है। ये जो तीनों शक्लें हैं ये हमारे पास फुल आउटर की, लेफ्ट की और राइट की अजाफी शक्लें हैं जी। यहां तक अब आपको ये जॉइंट्स की हद तक जो है वो क्लियर होना चाहिए जी। ठीक है जी, ये हमारा था जॉइंट से रिलेटेड। ओके जी, मूव करते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नॉर्मलाइजेशन का जी। ठीक है जी, इसमें नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है, और नॉर्मलाइजेशन के जरिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को दूर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है वो यही है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आपके डेटाबेस के डिज़ाइन में मौजूद जो जो आप कह लें कि खामियां होती हैं उनको हम किस तरह से दूर करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। जब आप नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक की बात करते हैं तो तीन चीज़ें आपने खुद से देखनी है नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम नॉर्मलाइजेशन को तो पढ़ लेते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं पढ़ते। नंबर वन अनोमलीज, नंबर वन डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज, ओके, जो भी स्पेलिंग है ये दो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा पढ़नी है। इनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इनके बारे में आपको यहाँ पे बता दूँ, लेकिन फिर भी अगर ना भी आपको क्लियर हो तो लेकिन आपने इसको नहीं छोड़ना। अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ भी दूंगा तो आपने नहीं इसको छोड़ना, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है ना। मेरे मेरे हो सकता है कि किसी वजह से स्किप हो जाए, जानबूझ के तो मैंने नहीं छोड़ना, लेकिन अगर किसी वजह से स्किप हो जाए तो आपने ये चीजें नहीं छोड़नी। आउटलाइन आपको मैं सारी बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन को हम स्टार्ट करते हैं जी। ये आपने अनोमलीज और डिपेंडेंसीज को आपने जहन में रखना है। ये देखें जी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई जी, ठीक है, और ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी भी है। मेरा ख्याल है तीन किस्में जो हैं वो डिपेंडेंसीज की हैं। ये आ गई आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दो तरह की होती है, एक हमारे पास फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं और एक पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। ये चार चीज, ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मिलाकर जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन बनती है। नॉर्मलाइजेशन के जो रूल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद एनॉमलीज कौन कौन सी खत्म होती हैं और डिपेंडेंसीज कौन कौन सी खत्म होती हैं। एनॉमलीज की बात अगर आप इनको डायरेक्ट भी, वैसे इन नोट्स के अंदर मौजूद है सारा, आप देखेंगे ना तो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन चीजों को आपने अगर गूगल भी करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम करते हैं जी डेटाबेस एनॉमलीज, ओके, ये देखें जी, आप इसमें लिखेंगे तो आपको किसी ना किसी अच्छे टॉपिक्स पे ले जाएगा। तीन डेटाबेस की एनॉमलीज कौन सी होती हैं जी, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और अपडेशन एनॉमली। अगर आप एक रिकॉर्ड को दाखिल करते हैं और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मिसिंग होता है तो ये इंसर्शन एनॉमली होती है। अगर आप एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया जाता तो ये डिलीशन एनॉमली है। अगर आप रिकॉर्ड के किसी एक रिकॉर्ड को आप अपडेट करते हैं और उससे जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपडेट नहीं किया जाता तो ये हमारे पास कहलाती है अपडेशन अनॉमली। अगर आपके डेटाबेस डिजाइन के अंदर इंसर्शन एनॉमली मौजूद है तो आपको चाहिए कि आप अपने इस डिजाइन को नॉर्मलाइजेशन से गुजारें। आप एक रिकॉर्ड को चला के देखें कि जी ये रिकॉर्ड हम इसमें दाखिल कर रहे हैं
तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड को भी वहां पे दाखिल होना चाहिए था, ठीक है। या उसे हम, जैसे मैं मिसाल देता हूँ जी इंसर्शन एनॉमली की, एक आपके पास स्टूडेंट है और एक आपके पास लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है। एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाता है, वहां से बुक इशू करवाता है, और लाइब्रेरी वाला जो बंदा है वो रिकॉर्ड खोलता है, उस स्टूडेंट के नाम उस बुक को इशू रजिस्टर में लिख देता है, लेकिन उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड अभी जो है वो पेरेंट टेबल में मौजूद था ही नहीं, और उसके अलावा ही वो दाखिल हो गया। तो दाखिल कोई न, इस रिकॉर्ड को दाखिल करते वक्त इस बैंकिंग, इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को जरूर देखना चाहिए था कि क्या ये स्टूडेंट पहले स्टूडेंट के टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्टेड है या नहीं है। अगर नहीं था तो इसे ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना चाहिए था। ये है इंसर्शन अनॉमली। इसी तरह अगर सेम सिचुएशन में आ जाएं, इसी मिसाल को लेते हैं, एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक ऑफ हो गया है, वो या उसने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है, अब उसको रजिस्ट्रेशन टेबल में से डिलीट किया जा रहा है। अगर उसे रजिस्ट्रेशन टेबल में से डिलीट किया जा रहा है और इस बात का ख्याल डिलीट करते वक्त नहीं रखा जाता कि इससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो हैं वो लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, तो उस सूरत में ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, लाइब्रेरी में ऑर्फन रिकॉर्ड्स पड़े रहेंगे, जो स्टूडेंट आईडी फिर वहां से तलाश नहीं किया जा सकेगा। तो ये है डिलीशन अनॉमली, ठीक है जी। इसी तरह एक स्टूडेंट है, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका फोन नंबर या उसका ईमेल या उसका प्राइमरी की जो भी है स्टूडेंट के टेबल में मौजूद है, और वो कई जगह पे जो है ना वो डुप्लीकेट उसका डाटा यूज हो रहा होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में यूज हो रहा होगा, एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम में यूज हो रहा होगा, ठीक है जी। इसी तरह जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पे भी यूज हो रहा होगा। अब आपने कोई चेंज, कोई अपडेशन स्टूडेंट मैनेजमेंट पार्ट में की है, और वो जो अपडेशन है वो बाकियों में भी होनी चाहिए। अगर बाकियों में वो नहीं होगी तो इस तरह आपके पास इनकंसिस्टेंसी पैदा होगी। अपडेशन एनॉमली जो है ये इनकंसिस्टेंसी को लीड करती है। डिलीशन एनॉमली जो है ये ऑर्फन रिकॉर्ड्स को जो है ना वो लीड करती है। डिलीशन का मतलब ये, अब ये सुने, हर टेबल दूसरे टेबल से किसी न किसी एतबार से रिलेटेड है। हमने जब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इस बात को एनफोर्स करती है कि पेरेंट में रिकॉर्ड पहले दाखिल होना चाहिए, चाइल्ड में बाद में होना चाहिए। अगर आप चाइल्ड में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट में वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो चाइल्ड में उसे दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर तो ऐसे ही चल रहा है तो इसका मतलब है आपका डेटाबेस डिजाइन जो है वो इंसर्शन एनॉमली के अगेंस्ट वेल डिजाइन है। लेकिन अगर वहां पर रिकॉर्ड दाखिल हो जाता है बगैर चेक किए हुए कि पेरेंट में इसका रिलेटेड रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, तो ये है इंसर्शन एनॉमली। डिलीशन के वक्त मैंने आपको ये बताया था कि डिलीशन के वक्त आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि पहले चाइल्ड में से डाटा डिलीट होता है, बाद में पेरेंट में से डिलीट होता है। अगर आप पेरेंट में से डिलीट करने जा रहे हैं तो उस सिस्टम को लाजमी देखना चाहिए कि कहीं इसके रेफरेंस्ड टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड्स तो मौजूद नहीं है। अगर हैं तो वहां पर डिलीशन ऑन पेरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो इसे कहेंगे डिलीशन एनॉमली, और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ऑन डिलीशन जो है वो एनफोर्स हुई है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन इन्हीं चीजों को कंफर्म करती है। क्लियर हो गया जी। ये तीनों किस्म की जो अनॉमलीज हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए जी। ओके का मैसेज देंगे जी तो फिर हम आगे मूव करेंगे जी। हमारा ये सेशन जो है ये वैसे ही दो मिनट और 55 सेकंड का है, तो अब आपको अनॉमलीज से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि इस तरह के चीजें देखें, बगैर नॉर्मलाइजेशन के डाटाबेस बन जाती है, और जो ना ऐसी डाटाबेस जो नॉर्मलाइज नहीं भी होती वो भी काम कर रही होती है, लेकिन इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो इन चीजों को एंश्योर करता है कि आपकी डाटाबेस डिजाइन में जो इन डिपेंडेंसीज हैं वो जो है वो कम हैं। ऑर्फन रिकॉर्ड्स जी, ज़ाहिरा ऑर्फन रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो किसी भी डेटाबेस के अंदर दो वजह से पैदा हो सकते हैं।
नंबर 1 के रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आपकी सही नहीं लगी हुई, ठीक है। तो और नंबर 2 ये है कि आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके टेबल्स हैं, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, किसी जगह कोई ना कोई अनोमली मौजूद है, जिसकी वजह से आपके टेबल्स में ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिन रिकॉर्ड्स का पेरेंट के अंदर रेफरेंस नहीं है। ऐसे चाइल्ड रिकॉर्ड्स जिनका पेरेंट में से रेफरेंस नहीं है या पेरेंट में से रेफरेंस डिलीट हो गया है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं कि ये ऑर्फन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेस हमारी बन गई है कि हम अनोमलीज की बजाय अब हम चलते हैं डिपेंडेंसीज के ऊपर, ठीक है जी। डिपेंडेंसीज इन डेटाबेस जी। डिपेंडेंसीज इन डेटाबेस, ओके, ये इधर से ही हम क्लियर करते हैं जी। अच्छा जी, रीजॉइन करें जी, तो फिर हम इसको देखते हैं जी।